हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको हेमेटोलॉजी के लेक्चर्स दिया करूँगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक। उसका प्लेलिस्ट मैं आपको बनाकर दे दूँगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस कंटिन्यू देख पाओगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर आपको मिलेगा हिंदी में, उसके लिए मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा। तो कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि मैं आपको पूरे सिलेबस से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का सिलेबस है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ हेमेटोलॉजी। इसमें सारी आप बेसिक चीज़ें ही पढ़ोगे, जो कि आपको नहीं पता है वो चीज़ आप इसमें पढ़ोगे बेसिक लो लेवल पे। तो यहाँ पर 6 यूनिट है टोटल, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। और यहाँ पर कुछ बुक्स है जो कि आप रिफ़र कर सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट में जो है वो है इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू ब्लड। इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी में आप कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, जो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं और अलग अलग टाइप के मशीन्स हम यूज़ करते हैं हेमेटोलॉजी लैब में, उसके बारे में। और इंट्रोडक्शन टू ब्लड में आप पढ़ोगे ब्लड के कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोजिशन होती है उसमें, ब्लड कैसे फॉर्म होता है और ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं। ये सब इक्विपमेंट्स इम्पॉर्टेंट होती है हेमेटोलॉजी लैब में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। और बात सेंट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप, कलरीमीटर, डिफरेंशियल काउंटर, एचपी मीटर, हीमोसाइटोमीटर, जिसको हम न्यूआ चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, वेइंग मशीन, ये सब जो होती है ये हेमेटोलॉजी लैब में यूज़फुल होती है। इसके बिना टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सब जो देख रहे हो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, आपने अपने स्कूल लाइफ में प्रैक्टिकल्स की होगी, तो उसमें ग्लास लाइट्स, टेस्ट ट्यूब्स, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स के बारे में, पिक्चर वाइज बात करेंगे तो आपको क्या रिमेंबर भी होते जाएगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है वाटर बाथ। और ये जो वाटर बाथ होती है ये यूज़फुल होती है, हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं उसको वार्म करने में यूज़फुल होती है, और हमारे जो सैंपल्स होते हैं उसको इंक्यूबेट करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कोई भी हमारा सैंपल है, उसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है, हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट, मतलब लगातार हमारे जो सैंपल है उसको 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये जो वाटर बाथ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पानी डाल देते हैं। यहाँ से हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद यहाँ से चालू कर देते हैं और टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। टेम्परेचर सेट करने के बाद ये इसमें हम थर्मामीटर भी लगा सकते हैं टेम्परेचर सेट देखने के लिए, और ये धीरे धीरे वार्म होने लगता है और एक टाइम पे ये 37 डिग्री सेल्सियस होने लगता है। उसके बाद फिर एक कंटिन्यू आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही देगा। अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको सेट करके रखे हैं तो ये 60 डिग्री सेल्सियस ही देगा। तो वाटर बाथ का ये प्रयोग होता है हमारे लैब में। इसमें आप सैंपल्स को रख सकते हैं इंक्यूबेट करने के लिए, और अपना जो रिएजेंट्स है उसको वार्म करने के लिए रख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन की, तो ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये बहुत ही यूज़फुल होती है लेबॉर्ट्रीज़ में। लगभग सारे लेबॉर्ट्रीज़ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड है, मान लो ये ब्लड है। तो जब ये सेंट्रीफ्यूज होता है, हम इसको रखते हैं, इसके अंदर में रखते हैं, तो जब ये घूमने लगता है तो घूम के ये सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो ब्लड के पार्ट्स होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, प्लाज्मा और ये आरबीसी में डिवाइड कर देता है। तो इससे हमारा जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये 3000 आरपीएम में घूमता है, मतलब कि 3000 बार घूमता है ये 1 मिनट में। 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका जो फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब ये 3000 बार घूम जाता है 1 मिनट में। इतना तेज़ी से घूमता है कि जितने भी भारी चीज़ होते हैं जैसे कि आरबीसीस है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो प्लाज्मा जो हल्के होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी और ये सब प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं
जो कलरीमीटर होता है, ये जो कलरीमीटर होता है इससे हम HB एस्टिमेशन करते हैं। कितना HB है ये इसी से पता चलता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी रिएजेंट्स और ब्लड मिक्स करके हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से हम वेवलेंथ सेट कर देते हैं। और यहाँ पर ये वाली मशीन देख सकते हो, यहाँ पर शो भी करता है, यहाँ पर 0 रखना पड़ता है इसको वेवलेंथ को सेट करने के बाद। उसके बाद फिर ये हमें यहाँ पर बता देता है कि कितना ग्राम है जो हमारा ब्लड है वो। और इसके कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, वो भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊँगा। और इसकी प्रिंसिपल मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद फिर बात करते हैं, ये जो है HB मीटर है, ये था कलरीमीटर, इसमें भी HB का हम एस्टिमेशन करते हैं। और ये भी HB मीटर है, ये इसमें भी हम HB का हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। इसको हम सालिस मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। क्विक मेथड होता है, ये तुरंत पता चल जाता है इसमें HB। और ये वाला जो मेथड है इसमें थोड़ा सा रिएजेंट्स डालकर, और ये मशीन होता है तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन ये जो होता है ये मैनुअल होता है और इसमें कोई झंझट नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई झंझट नहीं होता, ये कहीं पर भी आप कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, इसमें ये 2 विंडोज़ होती है, इस विंडोज से इसको, ये जो दिख रही है वाइट कलर की, इसको हमें कंपेयर करना होता है। जो भी ट्यूब होती है इसमें सालिस मेथड की, वो यहाँ से डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हमें ये पता चल जाता है। और ये वाली जो मशीन है ये तो मॉडर्न ज़माने की है, अभी ये यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिप डालते हैं ब्लड के साथ और यहाँ पर HB ये बता देता है कि कितना है, और इसके साथ साथ कुछ और दूसरा चीज़ भी इसमें बता देता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये क्विक मेथड है, ये भी तो बहुत अच्छे तरीके से ये एक्यूरेट बता देता है। ये है हीमोसाइटोमीटर, जिसको हम न्यूबार चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ होता है WBC, प्लेटलेट और RBC को काउंट करने के लिए। तो ये जो आपको स्लाइड जैसा दिख रहा है, इसमें हमको इससे मतलब होता है, सिर्फ इससे ही, ये बाकी तो माइक्रोस्कोप में होल्ड करने का काम आता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये 2 होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये 2 होता है। तो इसमें हम अलग अलग देख सकते हैं, दूसरा दोनों सेम ही होता है लेकिन इसमें 2 बार हम देख सकते हैं। इसमें अलग डाल दो, इसमें अलग डाल दो, तो दोनों को देख सकते हैं। तो ये है, ये जो एक जो है ये कुछ ऐसा दिखता है और ये भी सेम ऐसे ही दिखता है। अंदर से अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये ऐसे दिखता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये पूरा यहाँ तक 9 बॉक्सेस होते हैं इसमें। और इसके अंदर भी आप जूम करोगे तो मतलब अपना जो माइक्रोस्कोप में आपका जो लेंस है उसको इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी अलग से बॉक्सेस दिखेंगे। इसके अंदर होते हैं 25 बॉक्स, टोटल 25 बॉक्स होते हैं। और इसके अंदर हम ये जो कोने कोने दिख रहे हैं आपको लास्ट में, 1, 2, 3 और 4, इसमें हम WBC काउंट करते हैं। ये जो लास्ट दिख रही है इसमें, और फार्मूला लगा के हम WBC निकाल लेते हैं। और ये सारे जो 9 बॉक्सेस है इसमें हम RBCs को काउंट करते हैं। तो WBC जो है ये 4 कॉर्नर से हम पता करते हैं, और जो RBC है ये सारे बॉक्सेस से हम पता करते हैं। और जो प्लेटलेट्स है यहाँ पर जो देख रहे हो, इसके अंदर भी 25 बॉक्स होते हैं। ये जो देख रहे हो ये यहाँ पर देख सकते हो, ये तो इसके भी कोने कोने में और ये बीच में हम पता करते हैं, बीच में और ये कोने कोने से हम प्लेटलेट्स पता करते हैं। तो अब इसमें तो 4 बॉक्सेस पता करते हैं, इसमें 9 बॉक्सेस पता करते हैं RBC में। और जो प्लेटलेट्स है हमारा प्लेटलेट्स है उसमें हम इसके अंदर के 5 बॉक्स से पता करते हैं। इसमें हमको गिनना होता है एक बॉक्स में कितने सेल्स हैं, उसको सारे को गिनना होता है। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगा के उसको पुट कर देते हैं, तो हमारा जो भी WBC, RBC और प्लेटलेट है वो हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप तो ऐसा था, सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसमें खाली कंडेंसर रहता था एक, और यहाँ पास एक लेंस होता है, और यहाँ पर स्लाइड रखने के बाद हमें
जो भी देखना होता है वो छोटा जो भी चीज़ होता है वो दिख जाता है। इसमें उतना ख़ास नहीं था ये, लेकिन तब भी ये पहले ज़माने में बहुत ही यूज़फुल माइक्रोस्कोप हुआ करती थी। उसके बाद फिर ऐसा माइक्रोस्कोप आया था जिसमें ओनली वन आई पीस होती है और इसमें मिरर होती है, इसमें लाइट्स नहीं होते, और यहाँ पर एक कंडेंसर होते हैं और एक लेंस होता है और एक आई पीस होता है। और ये उसके बाद फिर ऐसा माइक्रोस्कोप आया है, एडवांस है ये, इसमें 2 आई पीस होती है और इसको बाइनोकुलर बोलते हैं, और इसमें लेंस भी अच्छे एडवांस होते हैं, और इसमें ख़ास बात है कि लाइट होती है, तो इसमें और क्लियर एचडी इमेज हमको मिलती है, और बाइनोकुलर है तो और अच्छे तरीके से हमको सेल्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हम अपने स्लाइड्स को रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे की, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ चुकी है, तो वो और बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स को आप देख सकते हो, वायरस जैसी चीज़ों को देख सकते हो। इसमें आप वायरस जैसे चीज़ों को कभी नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही टाइनी होती है, बहुत। और उसके बाद फिर आगे जाते हैं, ये है डिफरेंशियल काउंटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने अगर रिपोर्ट्स देखी होगी किसी की लैब रिपोर्ट्स, तो लैब रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, ये सब आपने देखा होगा। तो ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो डब्ल्यूबीसी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, उसी को हम इसमें काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक बटन देख सकते हो, हमें टोटल 100 सेल्स काउंट करने होते हैं, और इससे ही हम काउंट करते हैं और इसमें फटाफट काउंट हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत यूज़फुल होती है। अगर आप डिफरेंशियल काउंट करते हो तो ये उस समय बहुत ही यूज़फुल होती है। उसके बाद फिर ये सारी जो चीज़ें मैंने बताया, ये सारी मशीन्स थी जो कि यूज़फुल होती है लैब्स में। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में। तो ये जो इक्विपमेंट आप देख सकते हो, ये इसको सालिस पिपेट बोलते हैं। इसका खासियत ये है कि इसमें 0.02 ml ब्लड आ सकती है। 0.02 ml, सोच लो आप कितना कम होता है, बहुत एकदम थोड़ा सा ब्लड होता है, बहुत थोड़ा सा ब्लड। तो इसमें क्या होता है, एक रबड़ होता है, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये रबड़ रहती है, और इसी रबड़ से ये क्या कहते हैं, सक्शन क्रिएट करती है, और यहाँ से जो ब्लड होती है, ब्लड कंपोनेंट्स, उसको खींच लेती है अंदर। और यहाँ पास एक मार्किंग होती है छोटी सी, ये जो देख रहे हो यहाँ पास ये मार्किंग होती है छोटी सी। इसी मार्किंग तक हमें जो ब्लड है उसको लाना पड़ता है, वहाँ तक 0.02 ml ब्लड आती है। उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे इतना ब्लड है तो उसको इतना रिएजेंट से, मान लो इतना रिएजेंट अगर भरा हुआ है, तो इस पीपेट को हम यहाँ तक डालते हैं, इसके आधे हिस्से तक। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, तो ये जो हमारा ब्लड है वो सारा इसके अंदर चले जाता है। और बाकी इस वाले जो देख सकते हो, ये सारे जो पिपेट है, ये सब बाकी लैब्स में भी यूज़ होती है, और इसे हम हेमेटोलॉजी लैब में भी यूज़ करते हैं बाकी रिएजेंट्स को इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये वाली जो पिपेट देख रहे हो, ये ज़्यादातर माइक्रो बायोलॉजी में यूज़ होती है, क्योंकि इसका क्या जो नीडल होता है वो रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें कंटामिनेशन का जो डर रहता है वो हट जाता है। और ये सब जो है ये वॉशेबल होती है, इसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ये है ESR ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड को डालते हैं कुछ रिएजेंट्स मिक्स करने के बाद, और ब्लड डालने के बाद इसमें जो एक लगभग 60 मिनट बाद इसका जो ब्लड कंपोनेंट होती है वो सेटल डाउन होने लगती है। जो RBC है ये सेटल डाउन होने लगती है, और जो प्लाज्मा है वो अलग होने लगती है। तो अगर इसका जो रेशियो देख सकते हो, इसका जो रेशियो है ये होती है 1:9 होती है, 1:9 होती है इसकी रेशियो। अगर ये जो रेशियो है ये अलग हो गया, ये मान लो ये 5 हो गया और ये हो गया 5, ये बराबर हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही आपके बॉडी के साथ। इन्फ्लेमेशन हो सकता है या कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है आपके बॉडी में, तो इससे हमें पता चल जाता है। उसके बाद फिर आगे की टेस्ट आप करा सकते हो।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर बाथ की। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के वाटर बाथ होते हैं। सर्कुलेटिंग वाटर बाथ जो कि घूम घूम कर जो सैंपल्स होते हैं उसको इंक्यूबेट करते हैं, और नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ यहाँ पर जो देख रहे हो ये है नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ। इसमें जो सैंपल्स है वो कुछ नहीं होती, वो एक जगह पे ही रहती है। और शेकिंग वाटर बाथ जिसमें जो सैंपल्स है वो लगातार शेक करती है, जिससे जो हमारा जो भी सैंपल्स होती है वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्यूबेट हो पाती है। उसके बाद बात करते हैं वाटर बाथ जो होती है वो है लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जो कि वाटर को हीट करती है और जो सैंपल्स को इंक्यूबेट करती है और कांस्टेंट रखती है जो टेम्परेचर है उसको लगातार बहुत लंबे समय तक, और जो रिएजेंट्स होती है उसको वार्म रखती है, और सबस्ट्रेट को मेल्ट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होती है, और जो सेल्स कल्चर होते हैं उसको भी इंक्यूबेट करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी यहाँ पर यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज रोटर्स की बात करते हैं हम। सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात करने से पहले हम सेंट्रीफ्यूज रोटर्स की बात करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जो रोटर्स है ये 3 टाइप के होते हैं, और इसमें जो होता है फिक्स्ड एंगल रोटर, जो कि एक फिक्स एंगल पे ये रहती है। थोड़ी सी टिल्ट होती है ये, यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ी सी टिल्ट है, ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा है, और ये क्या है घूमने लगता है और घूम के कुछ ऐसा रिजल्ट देता है। और वर्टिकल रोटर जो होता है ये एक जगह पे ऐसे ही रहता है, स्ट्रेट रहता है वर्टिकल, मतलब ये टिल्ट भी नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है, और ये कुछ ऐसा रिजल्ट देता है। मतलब जब सेपरेशन होता है तो इस टाइप का सेपरेशन होता है, ये 2 भाग पे ऐसे बट रहा है। और जो स्विंग बकेट रोटर है ये क्या होती है, ये जो नीचे होती है ये जब घूमने लगती है तो फोर्स की वजह से ये यहाँ पर स्क्रू इसका ढीला होता है और ये ऊपर उड़ जाती है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और ये इसका फ़ायदा क्या है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये क्या है ना, बहुत अच्छी तरीके से ये सेपरेट कर लेता है हमारा जो हमको जो चाहिए ना, जो भी चाहिए हमको ब्लड में एकदम माइन्यूट कंपोनेंट्स, वो भी ये अच्छे तरीके से सेपरेट करके हमें दे देती है। उसके बाद फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, हाई पावर सेंट्रीफ्यूज और बहुत सारे टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज होते हैं। जैसे हमने बात किया था 3000 आरपीएम में जो घूमती है सेंट्रीफ्यूज, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो कि 15000 आरपीएम तक घूम सकती है, और लाखों आरपीएम तक भी घूमने वाली बहुत सारी मशीन्स होती है। वो अलग अलग लैब्स में टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, और उसमें जो मशीन्स होती है वो थोड़ी एडवांस होती है, उसको हीट ना हो करके उसमें एयर कंडीशन बहुत अलग अलग तरीके से होती है और एडवांस होती है थोड़ी मशीन। और ये जो मशीन होती है इसमें हम जब हम डालते इसमें जब हम सैंपल्स डालते हैं, मान लो ये मशीन है, तो हम जो सैंपल्स डालते हैं तो यहाँ पर एक सैंपल डालेंगे और इसके बराबर में यहाँ पर एक सैंपल डालेंगे, और दोनों का जो वेट रहेगा वो सेम रहना चाहिए, नहीं तो अगर ये घूमेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस होने के खतरे को रोकने के लिए हम इसमें सेम अमाउंट में दोनों जगह रिएजेंट्स को डालते हैं। ठीक है, अगर इसमें मान लो इसमें सैंपल है तो अगर एक और सैंपल नहीं है तो यहाँ पर डाल दो, पानी डाल दो उसके जगह में, तो दोनों बराबर होना चाहिए ताकि ये इम्बैलेंस ना हो। ये बढ़ते ये ऑटो एनालाइज़र है, ये सब हम कॉलेज स्टूडेंट होते तो ये सब हम लैब में यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ये सब हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं बड़े लेवल पे, जब बहुत सारे सैंपल्स आते हैं तो ये ऑटोमेटिक जितने भी हमारे सैंपल्स है उसको इसमें टेस्ट परफॉर्म करके हमें तुरंत ये रिजल्ट दे देता है। और ये है कलरीमीटर के बारे में मैं आपको बताने वाला था, इसका प्रिंसिपल के बारे में। तो ये जो कलरीमीटर है ये एचबी एस्टिमेशन के लिए यूज़फुल होती है हमारे हेमेटोलॉजी लैब में, और ये बायोकेमिस्ट्री लैब में भी बहुत यूज़फुल होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बायोकेमिस्ट्री लैब का, क्योंकि सारे टेस्ट इससे ही परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो मशीन है ये एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करती है। और मान लो कि ये जो है मशीन है हमारा, और यहाँ पर से हमने जो सैंपल है उसको डाल दिया बीच में, और यहाँ पर होती है
लाइट, क्योंकि यहाँ से लाइट निकलती है और यही जो लाइट होती है ये लाइट यहाँ तक जाती है और यहाँ पर रिसेप्टर होता है वो लाइट को कैच कर लेता है। तो आपको पता है कि जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ब्लड कंपोनेंट्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये सब हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें जब लाइट पास होती है डिफरेंट वेवलेंथ की तो ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये जो लाइट है ये आगे नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ बीच बीच में यहाँ पर जो जगह है वहाँ से जो लाइट है वो यहाँ से निकल जाती है, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है वो कैच कर लेता है। तो इससे हमको ये बता देता है कि हमारा HB कितना है। तो यहाँ पर सब देख सकते हो ये जो विजिबल लाइट होती है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की होती है। ये जब प्रिज्म से गुजरती है तब ये अलग अलग जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसमें डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर सब देख सकते हो कि ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो 700 होती है और जो येलो की होती है उसकी सबसे कम होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर सब देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर है, तो मान लो हमारा जो सैंपल है वो ग्रीन कलर का है, तो उसके लिए हमें जो वेवलेंथ सेट करना होगा वो रेड पे सेट करना होगा, मतलब 700 नैनोमीटर पर सेट करना होगा, तब जाकर ये जो रेड कलर लाइट है ये एब्जॉर्ब हो पाएगा ग्रीन कलर के कंपाउंड से, इसलिए हमें ये ध्यान देना होता है। और जैसे मान लो यहाँ पर येलो कलर है, तो येलो कलर का हमारे पास जो सैंपल है उसको हम डालते हैं तो 400 नैनोमीटर पर हमें उसको जो है सेट करना होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है और आगे के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ब्लड दूंगा, जिसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और बाकी जो आगे के जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर इसमें बनाकर डालूंगा, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट डाल दूंगा। बुक्स के लिंक्स यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो भी बुक्स है उसको परचेस कर पाओगे। और कोई परेशानी